हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दिस वीडियो इज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो एंड जहाँ पे मैंने स्टोरी पॉज किया था दैट इज राइट ब्रदर्स पे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं और मेनली इंडियन सिविल एविएशन की जर्नी देखेंगे कि ये कैसे ग्रो हुआ। तो आइए देखते हैं। तो राइट ब्रदर्स का जैसे मैंने बताया था कि सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाने के बाद वो इसे कमर्शियल लेवल पे ले जाना चाहते थे, बट एक्चुअल में ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय एयरप्लेन का कोई मार्केट प्लेस नहीं था और ना ही इनके क्लेम पे कोई बिलीव कर रहा था। इसीलिए कुछ इयर्स तक ये पब्लिक डोमेन से बाहर रहा। फिर इन्होंने यूएस आर्मी को अप्रोच किया क्योंकि वो लाइकली बायर हो सकते थे, बट उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस डिसअपॉइंटिंग रेस्पॉन्स के बाद इन्होंने यूरोप जाने का डिसीजन लिया, लेकिन वो भी एयरप्लेन बनाने की रेस में थे। इसीलिए अपना सीक्रेट शेयर करने के पहले इन्होंने पेटेंट करना ज्यादा जरूरी समझा ताकि इनकी मेहनत का क्रेडिट कोई और न ले जाए। देन फाइनली इन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया यूरोप में और ओवरनाइट ही ये हीरो बन गए। देन यूएस में इनका ग्रैंड वेलकम किया गया एंड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने साइन किया विथ आर्मी एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और एयरप्लेन का एरा अब शुरू हो चुका था। लेकिन अभी भी एयर नेविगेशन से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था, ना ही कोई टेरिटोरियल एयर स्पेस डिवीजन था। तो ये सभी के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के कुछ इंसिडेंट भी सामने आए थे। इसीलिए 1910 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया ऑन एयर नेविगेशन, बट कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया एंड क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई थी, इसीलिए पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एरियल नेविगेशन एक्ट पास किया 1911 में टू क्लोज देयर एयर स्पेस। एंड क्योंकि इंडिया भी उस समय ब्रिटिश रूल के अंडर था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये यहाँ भी एप्लीकेबल था। देन 1911 में ही टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। फर्स्ट, इंडियन एयरशिप एक्ट लाया गया टू रेगुलेट एयरशिप, जिसे बाद में एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 से रिप्लेस किया गया एंड यही एक्ट आज भी अप्लाई होता है। और आई वुड से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक की तरह है जिससे इंडियन एविएशन सेक्टर रन करता है। और सेकंड था बिगिनिंग ऑफ सिविल एविएशन, जब एक फ्रेंच एविएटर हेनरी पिकेट ने इलाहाबाद टू नैनी जंक्शन फ्लाई किया टू डिलीवर सम मेल्स। एंड इसके बाद शुरू हुआ द ग्रेट वॉर, जिसमें इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। इसीलिए 1914 से 18 तक कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हो पाया, बट वॉर में एयरप्लेन का पोटेंशियल जरूर सामने आया कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल रेगुलेशन होना एक अर्जेंट नीड था, जिसका ओरिजिन 1919 के पेरिस कन्वेंशन में हुआ। आफ्टर दिस वॉर ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अदर पावर्स अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते थे और क्योंकि इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन काफी फेवरेबल था, इसीलिए यहाँ 1920 में गवर्नमेंट ने एक इंडियन एयर बोर्ड बनाया टू डेवलप सिविल एविएशन। और इनके रिकमेंडेशन के बेस पे ही 1927 में डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसे आज के डेट में हम सब डीजीसीए कहते हैं। देन ग्रेजुअली फ्लाइंग स्कूल एंड एयरपोर्ट्स बनना शुरू हुए, बट इसका यूसेज सिर्फ रॉयल फैमिलीज एंड मिलिट्री तक ही लिमिटेड था। देन 1932 में JRD टाटा आए, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन एविएशन। ये काफी पैशनेट थे फ्लाइंग को लेकर एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन स्टैब्लिश किया, टाटा एयरमेल सर्विसेज, और इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट भी यही थे। इनफैक्ट कंपनी के इनॉग्रल फ्लाइट को इन्होंने ऑपरेट किया था एज अ पायलट। सो फ्रॉम डे वन वो हर चीज में इन्वॉल्व थे और उनके इसी डेडिकेशन की वजह से कंपनी ने काफी ग्रो किया और एयरमेल सर्विसेज से ये डोमेस्टिक फ्लाइट की तरफ शिफ्ट हुआ। 1938 तक 2 एयरलाइंस और ऑपरेशन में थे इनके साथ, इंडियन नेशनल एयरवेज एंड एयर सर्विसेज इन इंडिया। देन अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया एंड बिटवीन 1939 टू 45 सभी एयरलाइंस कलेक्टिवली सिर्फ मिलिट्री के लिए ही फ्लाई कर रहे थे। देन 1946 में टाटा एयरलाइंस बिकेम अ पब्लिक कंपनी एंड रीनेम्ड एज एयर इंडिया। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन ये था कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स, एरोड्रोम, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस में अवेलेबल थे और इस समय सिविल एविएशन ग्रोथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन FC टाइम्स के ऊपर थी। और इनके रिकमेंडेशन पे ही बिना प्लानिंग के करीब 11 कंपनीज को लाइसेंस दे दिया गया, वो भी सेम रूट्स पे। तो रूट कम थे और ऑपरेटर्स ज्यादा, इस वजह से सबका लोड फैक्टर एंड मार्केट शेयर डिसइंटीग्रेट हो गया। इनफैक्ट 1952 तक सारी एयरलाइंस ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए 1953 में
एयर कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया जिसमें 2 कॉरपोरेशन बनाए गए। फर्स्ट था इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, जिसमें सभी एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया। एंड सेकंड था एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर इंटरनेशनल सर्विसेज। तो इस एक्ट की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स का एरा खत्म हो गया और ये मोनोपोली 4 डेकेड्स तक कंटिन्यू चला। बट 1994 में अगेन इस एक्ट में रिफॉर्म किया गया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, और अगेन फिर से प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया टू स्टार्ट देयर न्यू एयरलाइन। एंड बाय 1997 जेट एयरवेज एंड एयर सहारा, यही 2 प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेशन में थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देन 2003 में इनके कंपटीशन में आया डेक्कन एयरलाइन। ये इंडिया का फर्स्ट लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन था और यही कॉन्सेप्ट एक टर्निंग पॉइंट रहा एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि चीप एयर फेयर्स की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, प्लस ये मॉडल ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल था फुल सर्विस के कंपैरिजन में। एंड ग्रेजुअली विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 5 प्राइवेट ऑपरेटर्स और मार्केट में आ गए। इसके बाद की स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी एयरलाइन अभी कहाँ पे है, बट आज के डेट में ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में है। एंड आई थिंक इसी वजह से इंडियन एविएशन मार्केट वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है इस समय इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक, एंड आई होप आगे भी ये ग्रो ही करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन प्रेजेंट डेट में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।